प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 देखते हैं और इस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। अब सबसे पहली बात है कि ये जो बल क्या होता है। ये जो बल है हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुनते हैं, जैसे कि और बहुत बार इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे कि हम कुछ चीज़ को ढकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो वहाँ पर हम अपनी बल का प्रयोग करते हैं। और वास्तव में बल का परिभाषा भी कुछ इन्हीं दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को खींचते या ढकेलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने उस वस्तु पर है जो बल आरोपित किया, यानी बल लगाया है। अब यहाँ पर दो टर्म आया है, एक तो खींचना और दूसरा ढकेलना। तो खींचना को इंग्लिश में पुल कहते हैं और ढकेलने को इंग्लिश में पुश कहते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में इसे और भी इस तरह से बोल सकते हैं कि खिंचाव या धक्का को ही बल कहते हैं। अब यानी जहाँ पर भी खिंचाव हो रहा है या तो फिर धक्का दिया जा रहा है या वहाँ पर बल आरोपित हो रहा है। अब इस बल का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैंडल से है जो साइकिल पर अपना बल लगाते हैं, जिसके वजह से साइकिल है जो गति में आता है। साइकिल पहले विराम की अवस्था में होता है, रुका हुआ होता है, और जब हम साइकिल पर चढ़ करके अपने पैर से पैडल पर है जो बल लगाते हैं तो साइकिल है जो क्या होता है, गति की अवस्था में आ जाता है। और हम लोग अपना एग्जाम्पल में दें तो हम लोग बल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ जो विरामावस्था में उसको हम गति में लाने के लिए भी बल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम उठा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई बॉल है, ठीक है, ये कोई बॉल है और इस बॉल को हम लोग फेंकते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो बॉलर है जो बॉलिंग करवा रहा है तो वो भी है जो बल आरोपित कर करके बैट्समैन के पास, जो बल्लेबाज है उसके पास बॉल को फेंकता है। तो यहाँ पर भी है जो बल का प्रयोग हो रहा है। और भी विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि बल क्या होता है। तो किसी खिंचाव या धक्का को हम लोग बल कहते हैं। यानी कि जब भी हम कोई वस्तु को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो उस पर है जो बल आरोपित किया जा रहा है। अब हम बल आरोपित करते हैं तो उस पर है जो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो उस वस्तु में कैसा कैसा परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पर उसी का हम लोग इस देखेंगे कि 4 तरह का मुख्य रूप से परिवर्तन आ सकता है। पहला है वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन आएगा। जैसे कि अब साइकिल है जो धीरे चल रहा है, हम उसको एकदम बल लगा करके और भी स्पीड में लाते हैं और उसकी चाल को बढ़ा देते हैं, या तो हम ब्रेक पर है जो बल लगा करके उसके चाल को क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अब बल लगा करके हम, जैसे कोई साइकिल है जो सीधी एक सड़क में चल रहा है तो हम बल लगा करके उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। तो बल लगाकर हम वस्तु के चाल या वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, या वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, या वस्तु की फिर आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं यदि हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। तो इसके साथ साथ चौथा फिर परिवर्तन हो जाएगा वस्तु की अवस्था में। अब आइए एक एक हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे वस्तु पर बल लगा करके हम इस 4 प्रकार के परिवर्तन को कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं क्या करें, चाल या वेग में परिवर्तन। तो सबसे पहली बात, कोई भी वाहन ले या तो हम अपनी स्वयं ही चलते हैं तो हम और अधिक बल से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चाल बढ़ेगा। और यदि हम कम बल से चलेंगे तो हमारा चाल है जो घटेगा। उसी तरह से यदि हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम एक्सीलेटर दे रहे हैं तो एक्सीलेटर क्या कर रहा है कि वो भी है एक्सीलेटर जो कि इंजन पर है जो और अधिक बल आरोपित कर करके उसके जो मोटरसाइकिल है उसके वेग को बढ़ाता है या उसके चाल को है जो बढ़ाता है। और जब हमें कम करना होता है तब हम है जो ब्रेक पर बल लगाते हैं, और जो कि ब्रेक है जो चक्का पर फिर
है जो बल आरोपित करके उसके चाल को घटाता है। तो इस प्रकार से देख लिए हम लोग, बल है जो किसी भी वस्तु के चाल या वेग को दो तरीक़ा से चेंज कर सकता है, या तो फिर उसको बढ़ा सकता है या तो फिर उसको क्या कर सकता है, घटा सकता है। यानी कि बल है जो चाल या वेग को बढ़ा भी सकता है तो घटा भी सकता है। अब आते हैं दिशा में परिवर्तन। दूसरा है दिशा में परिवर्तन। तो दिशा में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि हम एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी है जो एक सीधी रेखा में चल रहा है। अब इसको यहाँ पर मोड़ आ गया, इधर भी है मोड़, इधर भी है मोड़ और इधर भी है मोड़। सपोज हमको मोड़ना है इधर की ओर, तो इधर की ओर मोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टीयरिंग है, यदि गाड़ी चला रहे हैं फोर व्हीलर तो उसका स्टीयरिंग होगा, नहीं तो फिर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसका हैंडल होगा, नहीं तो फिर साइकिल भी चला रहे हैं तो फिर भी उसका हैंडल होगा। तो हम लोग सबसे पहले जितना स्पीड से सामने जा रहे हैं उतना स्पीड में तो मोड़ेंगे नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाते हैं तो फिर वहाँ भी हम लोग बल का प्रयोग करके चाल या वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाथ से हैंडल को मोड़ रहे हैं, तो हैंडल को मोड़ने में भी तो बल लग रहा है, और जिसके वजह से उसके दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है। सामने चल रहे थे जो अब हम लोग किधर आ जाएंगे, बाएं तरफ आ जाएंगे, या तो फिर दाएं तरफ भी जा सकते हैं, जिधर भी हमें दिशा, जो भी दिशा में हमें जाने की आवश्यकता होगा। तो ये देख लिए दिशा में परिवर्तन। अब है जो आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन को कैसे हम लोग देखते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर एक कोई मान लेते हैं शीशा का कोई है जो गोली है, ठीक है, शीशा का मान लेते हैं कोई है जो गोली है। अब शीशा को, गोली को हम लोग हथौड़ा से लेकर के, हथौड़ा लेकर के उस पर हमें जो प्रहार करेंगे, उस पर है जो मारेंगे, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, इसका आकृति बदल जाएगा। आकृति मतलब ये दिखने में जैसा गोल लग रहा है, यदि फिर हम है जो हथौड़े से बल का प्रयोग इस पर करेंगे तब इसकी आकृति है जो गोल ना होकर के फिर और भी छोटे छोटे विभिन्न प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित हो जाएगी। ये तो अभी हम एक बॉल का लिए, इसी तरह से जैसे कि हम लोग जाते हैं किसके पास, लोहार के पास। तो लोहार क्या करता है कि उसको हम किसी प्रकार का क्या देते हैं, लोहा देते हैं। तो लोहे को सबसे पहले क्या करता है कि एकदम भट्ठी में बहुत गर्म करता है, और उसके बाद हथौड़े से है जो अलग अलग तरह का प्रहार करता है। अब अलग अलग तरह का प्रहार करने में ये चीज़ होता है कि उसकी आकृति को मोड़ रहा है। जैसे कि उसको बनाना है किसी प्रकार का औजार, खुरपी हो या तो फिर चाकू हो या तो हसुआ है या तो कुदाल है, जिस प्रकार की आकृति में बनाना होता है लोहार उसी तरह से है जो प्रहार कर कर के हथौड़ा से चोट मार मार करके उस लोहे पर उसको उसी आकृति में बदल देता है, जिससे कि वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी सामान बन सकता है। तो यहाँ से है जो बल का प्रयोग करके हम लोग किसी भी वस्तु के आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा नंबर पर है जो बल और क्या कर सकता है। जो बल है जो कोई भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आपको अभी अवस्था में परिवर्तन शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, इसके लिए देखिए हमें जो बताते हैं क्या। ऐसे तो देखें कोई भी वस्तु की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था। वस्तु की कितनी अवस्था, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई जैसे कि बर्फ़ लिए हैं और बर्फ़ को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऊष्मीय ऊर्जा जा रहा है। अब ऊष्मीय ऊर्जा वहाँ पर एक तरह का फिर वो असंजक बल लगाएगा। अब असंजक बल क्या होता है, जो दो पदार्थ के दो अणु मान लेते हैं, एक कोई है जो ठोस अवस्था का पदार्थ है, तो इसमें है जो एकदम बहुत ही सटा हुआ पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाले बल को ही है जो क्या कहेंगे, अंतरानुक आकर्षण बल। तो ये है जो अंतरानुक आकर्षण बल को क्या करेगा, है जो घटाएगा। अब यहाँ पर यह जो ऊष्मीय ऊर्जा है जो इस पर बल लगाएगा और इसके अंतरानुक आकर्षण बल को है जो घटाएगा। तो ये बर्फ़ है, बर्फ़ ये है बर्फ़, ये
बर्फ़ अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव यानी कि पानी बन जाएगा। अब पानी को और भी अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस यानी कि वाष्प। इस तरह से है जो ठोस से द्रव में, द्रव से फिर गैस में, यानी कि इस तरह से अवस्था में भी परिवर्तन है जो बल का ही प्रभाव के कारण हो सकता है। तो आप लोग है जो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बल का प्रकार। बल का दो प्रकार होता है, एक संतुलित बल और फिर एक असंतुलित बल। अब यहाँ पर सबसे पहला बल है संतुलित बल। देखिए, संतुलित बल को समझने से पहले हमें कुछ बात समझना होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु है या कोई गेंद है, या तो फिर हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का चरखूट है जो बैग हो, या तो कोई भी वस्तु है, इस पर है जो 5 न्यूटन बल हमें जो दाएं तरफ लगा रहे हैं और 5 न्यूटन बल है जो बाएं तरफ लगा रहे हैं। ये 5 न्यूटन बल, और यहाँ पर भी जो 5 न्यूटन बल, दोनों तरफ से 5 न्यूटन बल लग रहा है। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में, एक है जो दाएं तरफ लग रहा है, तो एक है जो बाएं तरफ लग रहा है, लेकिन समान परिमाण का 5-5 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लग रहा है। सवाल यह है कि क्या वस्तु हिलेगा, वस्तु डुलेगा, क्या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आएगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5 न्यूटन यदि हम ये इधर से लगा रहे हैं तो इसके विपरीत 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, जो कि वस्तु का कुल बल का परिमाण को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वस्तु का कुल परिमाण को शून्य हो जाएगा, जिसके वजह से वस्तु है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है जो नहीं आ पाएगा। अब ये बात को समझने के बाद आइए हम संतुलित बल को समझते हैं। संतुलित बल में भी ही ये बात को समझने के बाद संतुलित बल आसान हो जाएगा समझने में। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे सभी बलों का मान, इसमें एक से अधिक बल, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 5-6 जितना भी बल है, सभी बलों का परिणामी मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। सभी बलों का परिणामी मान क्या हो जाए, शून्य हो जाएगा। तब इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे, या तो फिर इसे संतुलित बल कहा जाता है। कब? जब है जो किसी वस्तु पर परिणामी बल का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। सपोज इधर से भी है जो 4 न्यूटन लग रहा होगा बल, इधर से भी है जो 4 न्यूटन नीचे की ओर, 4 न्यूटन ऊपर की ओर, फिर भी है जो बल का मान क्या रहेगा, शून्य ही होगा। क्यों? क्योंकि कुल परिणामी बल है जो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ऊपर से 4 न्यूटन, नीचे से 4 न्यूटन है जो किधर भी वस्तु नहीं जा पाएगा। अब हमें उम्मीद है कि आप संतुलित बल को समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं असंतुलित बल। हाँ, एक बात और है कि संतुलित बल लगने पर कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम इसके पॉइंट को कहीं नीचे लिख रहे हैं कि संतुलित बल लगने पर है जो संतुलित बल से कोई भी वस्तु गति नहीं करता है, गति नहीं करता है। अब इसके बाद दूसरा बल का प्रकार है इसके उल्टा, असंतुलित बल। सिंपल सा, इसमें है जो परिणामी बल का मान शून्य होगा संतुलित में, लेकिन असंतुलित बल में परिणामी बल का मान शून्य है जो नहीं होगा। जब कोई वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिणामी मान शून्य नहीं हो। आइए इस बात को भी हम समझते हैं। यहाँ पर मानते हैं कि कोई ईंट रखा हुआ है। अब इस ईंट पर इधर से हम 6 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से जो 10 न्यूटन लग रहा है, यानी इस ईंट पर है जो दाईं ओर हम 6 न्यूटन लगा रहे हैं, जबकि बाईं ओर है जो हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं।
तो इस पर कुल परिणामी बल क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, यानी कि 4 न्यूटन का इस पर है जो बल आरोपित होगा इस वस्तु पर, और 4 न्यूटन का बल है जो वस्तु को किस में ला देगा, गति में ला देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब परिणामी बल यहाँ पर 0 नहीं आया तो इस प्रकार का बल है जो कि बल के किस कैटेगरी में चला जाएगा, असंतुलित बल में। अब एक बार जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। क्या करा, जब किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का परिमाण शून्य नहीं होता है तब इसे है जो क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और है कि असंतुलित बल ही वह कारक है जिसके वजह से कोई भी वस्तु गति में आता है। इस बात को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि इसके साथ साथ असंतुलित बल के कारण ही, असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु गति की अवस्था को प्राप्त करता है, गति की अवस्था को प्राप्त करता है। तो इस गति के जो दोनों प्रकार अभी बताए हैं, गति नहीं, बल के जो दोनों प्रकार बताए हैं, संतुलित बल एवं असंतुलित बल, इस दोनों प्रकार की परिभाषा को आप लोग नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, और समझने में जो जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग है जो देखते हैं गति के प्रथम नियम, न्यूटन के है जो गति का प्रथम नियम है। इस अध्याय में हम लोगों को न्यूटन के 3 नियम को पढ़ना है, जिसमें हम लोग अभी है जो 3 नियम में से पहला नियम है जो पढ़ेंगे। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, तो इस पहला नियम है जो गति से संबंधित है, जैसा कि इसका नाम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अब इसमें यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाता है, तब तक वो अपनी अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है। अब वस्तु की अवस्था 2 रूप में हो सकती है, या तो वस्तु विराम की अवस्था में हो, या तो फिर वस्तु गति की अवस्था में हो, या तो वस्तु फिर कैसी अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो। वस्तु का 2 अवस्था, या तो फिर विराम, नहीं तो फिर वो गति की अवस्था में रहेगा। तो न्यूटन का पहला नियम यही कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। मतलब यदि विराम में है, विराम मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ कहीं भी, तो यदि ठहरा हुआ है, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और यदि चल रहा है तो वो चलते हुए ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। यही बाह्य बल है जो वस्तु को विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाता है और गति की अवस्था से विराम की अवस्था में लाता है। तो ये हुआ न्यूटन का पहला नियम। इसमें क्या होता है कि न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम क्या है, जड़त्व का नियम भी। और इससे है जो न्यूटन के पहले नियम से ही बल की परिभाषा है जो हमें मिलती है या ज्ञात होती है। अब इसमें न्यूटन का पहला नियम बहुत सारी बातों को उजागर कर रहा है, जैसे कि कोई वस्तु है जो विराम की अवस्था से है जो गति की अवस्था में कैसे आता है, तो उस पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तभी वो विराम की अवस्था से गति की अवस्था में
आता है। इसके उल्टा यदि कोई वस्तु है जो गति की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में कैसे आता है, इसके लिए भी पुनः वही फैक्टर, वही कारक है जो है उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि इस पर विराम की अवस्था में है तो उस पर कौन सा बाह्य बल है जो आरोपित होता है तो जाकर के वो गति की अवस्था में आता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है जो कोई भी वस्तु रुका हुआ है तो इस पर हम विभिन्न प्रकार का बल लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस पर हाथ से ढकेल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको हम हाथ से ढकेल रहे हैं, तो हाथ से ढकेलने में क्या होगा, हाथ से ढकेलेंगे तो इस पर हम पेशीय बल का उपयोग कर रहे हैं। चूँकि हम अपनी मांसपेशी से इस पर बल आरोपित कर रहे हैं तो इसीलिए इसका नाम पेशीय बल। तो पेशीय बल यहाँ पर है जो इस वस्तु को क्या करेगा, गति की अवस्था में लाएगा। और फिर इसी प्रकार से जहाँ पर अलग अलग प्रकार का बल है जो विराम की अवस्था से गति की अवस्था में लाता है। अब बात आती है कि गति की अवस्था से विराम की अवस्था में कैसे आता है। तो गति की अवस्था से विराम की अवस्था में भी लाने के लिए मैं पुनः बाह्य बल का प्रयोग करेंगे। अब बाह्य बल किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम जो चलते हैं, सॉरी हम है जो साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक है जो उस पर एक यांत्रिक है जो यांत्रिक बल के रूप में, यांत्रिक बल यानी कि उस पर है जो हम पेशीय बल है जो ब्रेक पर लगाएं और फिर ब्रेक है जो जा कर के उसको चक्का पर जो ब्रेक लगा हुआ रहता है उसके थ्रू है जो साइकिल की गति को रोक देता है। तो इस प्रकार से है जो गति में। और यहाँ पर तो लाते हैं तो जैसे हम कोई बॉल को फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी जा कर के क्यों रुक जाता है, वो इसीलिए रुकता है क्योंकि वहाँ पर दो प्रकार का बल काम कर रहे होता है। एक तो बॉल जा रहा है तो वायु का जो घर्षण बल है वो बॉल का जो सतह है उस पर लग रहा है, और एक बॉल है जो नीचे चल रहा है तो पृथ्वी से भी तो है जो स्पर्श में है तो वहाँ से भी उसका घर्षण बल की दिशा में है जो घर्षण बल लग रहा है, सॉरी गति की दिशा में है जो घर्षण बल लग रहा है, जिसके वजह से कुछ दूरी पर जाने के बाद है जो बॉल या कोई भी वस्तु है जो घर्षण बल के कारण से कुछ दूरी जाने के बाद रुक जाती है। अब ये पूरा हो गया न्यूटन का नियम। अब आप लोग न्यूटन के प्रथम नियम को नोट कर लीजिए। इसके बाद अब दूसरा टर्म है जड़त्व। और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व है जो किसी भी वस्तु का गुण है, वो किस प्रकार का गुण है, तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी प्रकार के गुण पर एक काम करता है। अब वस्तु की दो अवस्था हो सकती है, या तो वस्तु विराम की अवस्था में है या तो वस्तु फिर गति की अवस्था में होगा। तो यदि वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस पर विराम का जड़त्व काम करेगा, और यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो उस पर गति का जड़त्व काम करेगा। और जड़त्व है जो ये दोनों अवस्था में जो परिवर्तन आ रहा है बाह्य बल के कारण उसका विरोध करता है। तो जड़त्व क्या हुआ, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। अब वो अवस्था चाहे तो विराम की अवस्था होगा या तो फिर चाहे तो फिर गति की अवस्था होगा। ये दोनों अवस्था में परिवर्तन आ रहा है बाह्य बल के कारण से, वही है जो उस अवस्था में जो परिवर्तन का विरोध करता है, वही विरोध है जो इसका जड़त्व कहलाता है। अब यहाँ पर जड़त्व का प्रकार, जड़त्व का प्रकार मुख्य रूप से कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम के जड़त्व को इंग्लिश में बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड, अब गति के जड़त्व को बोलेंगे, गति का जड़त्व को बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन मीन्स गति। अब विराम का जड़त्व क्या होता है कि जब किसी वस्तु में उसकी विरामावस्था की प्रवृत्ति, विरामावस्था में रहने की ही प्रवृत्ति होती है, यदि वस्तु विराम की अवस्था में और वह विराम में ही रहना चाहता है तब इसके जड़त्व को हम लोग क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व बोलते हैं। इसके उल्टा जब कोई वस्तु
या इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यानी कि एक गति में है तो एक गति की अवस्था को बनाए हुए रखना चाहेगा गति के जड़त्व के कारण से, और यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम का जड़त्व के कारण से विराम की अवस्था में ही है जो बनाए हुए रहना चाहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए जड़त्व है जो क्या होता है, और जड़त्व के प्रकार, जड़त्व क्या होता है और जड़त्व के प्रकार को भी देख लिए। आप ये दोनों टर्म को है जो नोट कर लीजिए। अब अगला भौतिक राशि है संवेग। संवेग क्या होता है जिसके बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। संवेग में मुख्य रूप से वस्तु का दो चीज़ इंक्लूड है, द्रव्यमान और वेग। और वो किस रूप में इंक्लूड है? गुणनफल के रूप में। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है। तो यहाँ से हम इस परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? संवेग का फॉर्मूला, संवेग का सूत्र लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग। तो अब संवेग का को हम लोग संकेत के रूप में P लिखते हैं। तो P बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान को हम लोग m के रूप में डिनोट करते हैं, m, और वेग को v। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो गया? m इंटू v, यानी कि इंटू मीन्स गुना, यानी संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुना वेग। अब यहाँ से हम इसका मात्रक भी पता कर लेंगे। कैसे मात्रक पता करेंगे? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, और वेग v से हुआ वेग। तो वेग या तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, इसका पूरा क्या हो गया? संवेग का मात्रक। तो हम लोग अब यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं कि संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है, अब यहाँ पर दूसरी बात है कि संवेग किस प्रकार की राशि है, या तो ये सदिश है या अदिश है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सदिश राशियाँ वैसी राशि होती है जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा भी हो। तो वेग एक चूँकि सदिश राशि है, इसीलिए संवेग भी है जो कैसा राशि हो जाएगा? सदिश राशि होगा। तो संवेग है जो यहाँ पर लिख देते हैं, संवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। हमें कोई भी भौतिक राशि है उसका परिभाषा और जो फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ, या तो फिर उसका जो संकेत हुआ, ये सब के साथ साथ, या तो फिर जो उसका मात्रक है, ये सब के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो राशि, वो भौतिक राशि है जो सदिश है या अदिश है। तो कोई भी भौतिक राशि का हमें मुख्य रूप से कितना चीज़ पता होना चाहिए? एक तो सबसे पहली बात परिभाषा, दूसरा परिभाषा से उसका फिर क्या आ जाएगा? ये फार्मूला, यानी कि है जो फार्मूला को सूत्र बोलते हैं हिंदी में। तो परिभाषा, दूसरा फार्मूला, तीसरा उसका संकेत, और संकेत से फिर क्या मिल जाएगा हमें, या फार्मूला से भी हमें है जो उसका मात्रक पता हो जाएगा। और मात्रक के बाद हमें पता होना चाहिए कि वो राशि कैसा है, सदिश है या अदिश है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही, और एक बार अभी रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग आज है जो क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े हैं? बल। बल के बाद क्या हुआ कि बल का जो दो क्या था? बल का दो होता है प्रकार। दो प्रकार हम लोग क्या क्या देखें? एक संतुलित बल, संतुलित बल, एक मिनट रुक जाइए। आइए अब हम लोग है जो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ें। तो सबसे पहले बल। अब बल का दो प्रकार, एक तो पहला हो गया संतुलित बल,
दूसरा असंतुलित बल, असंतुलित बल। और इसके बाद हम लोग पढ़े हैं न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसका। फिर उसके बाद जड़त्व, फिर जड़त्व का दो प्रकार, एक तो गति का जड़त्व, और फिर उसके बाद पढ़े हैं विराम का जड़त्व, और फिर लास्ट में हम लोग देखे हैं कि संवेग क्या होता है। तो संवेग को भी देखे हैं यहाँ पर। संवेग जिसको इंग्लिश में मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग कितने प्रकार का चीज़ देख लें। पहला बल, फिर बल का है तो दो प्रकार हो गया। दूसरा फिर है जो इसके पहले एक और चीज़ देखे थे, इसको न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको देखे हैं तो एक हो गया, दो, फिर तीन, और यहाँ पर चार। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में मुख्य रूप से अध्याय 9 का बल तथा गति के नियम में 4 चीज़ों को देख लिए हैं। आप लोग एक बार है जो अच्छी तरह से वीडियो को फिर से देखें, और नहीं है जहाँ भी प्रॉब्लम हो समझने में आप कमेंट करें, और जितना भी बातों को बताया गया है आप सब चीज़ों को नोट कर लें अपने कॉपी में, और उसके बाद इसे याद कर लें। धन्यवाद।